लेक्चर हमने रिकॉर्ड नहीं किया, कर दिया कीजिए। तो wave and particle duality of matter and radiation. The concept of wave nature of matter arises from the dual character of radiation, which sometimes behave as a wave and at other times as a particle. अगर हम wave nature of matters की बात, इसका जो concept की बात करें, तो ये इवन जो रेडिएशन की जो डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक बार हम उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं और एक बार उसको वेव की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर ये एक बार वेव और दूसरी टाइम पर हम उसको पार्टिकल, जैसे फॉर इंस्टेंस रेडिएशन इज कंसीडर्ड एज अ वेव in propagation experiments based on interference, diffraction and polarization. ये तीन टर्म ऑप्टिक्स में अलग अलग चैप्टर्स है, बॉर्डर करना है। बेटे म्यूट रखें, लेक्चर को म्यूट रखें। कार्तिक, तो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो कि हमें प्रूव करता है कि वेव जो इसका नेचर है वो वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जिससे पता लगता है कि जो रेडिएशन का नेचर है वो वेव नेचर है, और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है जिससे पता लगता है कि वो पार्टिकल नेचर है। तो यहाँ पर रेडिएशन इज कंसीडर्ड एज वेव इन प्रोपेगेशन एक्सपेरिमेंट्स। प्रोपेगेशन एक्सपेरिमेंट्स में दैट मीन्स कि जहाँ पर रेडिएशन प्रोपेगेट करता है, जैसे कि इंटरफेरेंस में हम बात कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन में और पोलराइजेशन में। These three phenomena based on the wave nature of radiation, right? स्क्रीन एक कोई स्टूडेंट इन्फॉर्म करे, स्क्रीन सही डिस्प्ले हो रहा है? निखिल बताइए, स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है सही? यस सर, यस सर। सर आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है ना? सर सही आ रही है यहाँ पे। अच्छा सर एक अनम्यूट है कोई, कार्तिक। तो कई सारे स्टूडेंट अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। कार्तिक नहीं, दीपक राव भी अभी ये म्यूट नहीं है। चलिए सभी लोग म्यूट रखिए। तो ये अब these experiments prove the wave nature of radiations because they require कौन से experiments? एक तो interference experiment, right? और एक diffraction experiment और एक polarization experiment। इन सारे मतलब ये चैप्टर्स है, ये हमें ऑप्टिक्स में पढ़ना है अभी इसी सेमेस्टर में। अलग अलग एक चैप्टर्स है, इनको हम बॉदर करेंगे, राइट? तो these three phenomena experiments prove the wave nature of radiation. Because why this prove wave nature of radiation? Because they require two waves at the same time and position. Same time and position. क्योंकि आप इंटरफेरेंस में बात करते हो ना कि दो वेव होना चाहिए और वो सुपर इम्पोज करेगा किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे, उसके कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हैं तो वो इंटरफियर कहते हैं। व्हाट इज इंटरफियरेंस? Interference is redistribution of energy in the medium, right? But ये जो हम लोग बातें कह रहे हैं, ये देखो, it is impossible for the two particles to occupy the same position at the same time. दो पार्टिकल्स एक ही स्टेट में और सेम टाइम पे वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, राइट? क्योंकि जो हम लोग वेव को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली इट इज अ प्रोपेगेशन, इट इज अ मोशन, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये जो हम लोग जो वेव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल थ्रू आउट द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ मीडियम में पार्टिकल किस तरह से प्रोपेगेट कर रहा है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसकी एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी, उसकी
मैग्नीट्यूड किस तरह से चेंज हो रही है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इसको अलग से एक थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया है, राइट। तो उसको हम बॉदर करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। रेडिएशन इज कंसीडर्ड एज ए पार्टिकल इन इंटरेक्शन एक्सपेरिमेंट। इंटरेक्शन एक्सपेरिमेंट में हम रेडिएशन को पार्टिकल जैसे ट्रीट करेंगे, राइट। अब कौन से इंटरेक्शन एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सेकंड वन इज कॉम्पटन इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपने सुन रखे हैं, बट कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में नहीं सुन रखे हैं। मैं आज गूगल क्लासरूम पे अराउंड 25-28 पेज के जो बुक्स की जो स्कैन कॉपी है जिससे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ उसको अपलोड करूंगा। उस पे 23 फर्स्ट 2 पेज तो हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, राइट। उसके बाद जो भी मटेरियल उसमें मेंशन्ड है उसको आप एक बार रीड आउट करेंगे। उसमें डिटेल में सारे मेंशन्ड है ये सारे टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये जो 3 फिनोमेना है इनके बारे में डिटेल वहाँ पर इंफॉर्मेशन है, उसको एक बार रीड आउट करेंगे, राइट। और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, राइट। गुरकीरत सिंह, ये आप लोग को ये निगेटिव हैबिट में यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग स्क्रीन पे एनोटेशन कर रहे हैं। मैं यहाँ से ब्लॉक करता हूँ आप लोग को। देखो जी, म्यूट रखो बेटे। तो इन दीज एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर लिखा है इन दीज एक्सपेरिमेंट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट्स है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या होता है कि जो रेडिएशन है जिसको हम कह सकते हैं कि पार्टिकल है, रेडिएशन को एक तरह से हम पार्टिकल कह सकते हैं, एंड दैट इज फोटोन। अगर वो मैटर से रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, तो हम उसको कहेंगे कि वो पार्टिकल नेचर जैसे बिहेव कर रहा है। तो कॉम्पटन इफेक्ट में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो रेडिएशन का जो नेचर है दैट इज ट्रीटेड एज पार्टिकल। However, radiation cannot exhibit both particle and wave property simultaneously. रेडिएशन को आप ये नहीं कह सकते कि सर साइमल्टेनियस का मतलब कि एक ही टाइम पे। अभी मैं कह दूं कि अच्छा जी इलेक्ट्रॉन को मैंने कह दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है और इसको कुछ उसी टाइम पे, मैं अभी जो भी टाइम हो रहा है उसी टाइम पे कह रहा हूँ नहीं ये तो वेव है। तो we cannot, you cannot say like that, right? Because radiation cannot exhibit both particle and wave properties simultaneously. अब ये कंट्राडिक्ट कर गया इसमें कुछ, जैसे कि यहाँ पर हमने कहा था ना कि एक ही टाइम पे और एक ही लोकेशन पे 2 पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। एक तो ये रीजन था, राइट। और एक ही एक्सपेरिमेंट में आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम सर कह सकते हैं कि वो पार्टिकल है और साथ ही साथ वो वेव है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो आप रेडिएशन को कहोगे कि दैट बिहेव एज अ वेव, राइट। बट अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तब आप कहेंगे कि दैट रेडिएशन ट्रीटेड एज अ पार्टिकल बिकॉज दैट इज अ फोटोन, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम फोटोन की तरह कह सकते हैं। So this dual nature of radiation was not accepted because of the contradictory aspects of two natures. क्या contradiction था? A wave spreads out and occupies a relatively large region of space. एक तो ये problem थी। दूसरा, a particle occupies a definite position in the space and hence occupies very small region of space. ये 2 रीजन की वजह से उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अनम्यूट रख देते YF3XCCU। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, हिस्ट्री नहीं है ना, पढ़ लो सीरियस होके। इतने लोग पढ़ रहे हैं उतने को ही समझ में आना है क्वांटम मैकेनिक्स, मैं गारंटी करता हूँ। नहीं तो सर फर्स्ट पॉइंट बताना एक बार। हाँ जी बेटे। सर फर्स्ट पॉइंट बताना, ए वेव स्प्रेड्स आउट एंड ऑक्युपाइज वाला। डिस्कस कर रहा हूँ, इसके
बीच में किसके रिलेटिव करेगा हाँ, सर? बीच में नहीं डिस्टर्ब करना है, लास्ट में। A wave spreads out and occupies a relatively large region of space. For example, wave को मैंने क्या कहा था कि wave is basically disturbance produced in the medium. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि किसी कंटेनर में या फिर पॉन्ड्स में वाटर है, स्टिल वाटर है, राइट? तो आप ये इवन देख रखे होंगे रियल लाइफ में, एक एग्जांपल देख रखे हैं कि कहीं पॉन्ड्स में अगर हम कोई स्टोन ड्रॉप करते हैं, राइट, तो जो ये जो सरफेस होती है, जो इसका सरफेस है, वो क्या होता है, इस तरह से ऑसिलेट होने लगता है। उसको आप चेकआउट कर सकते हो। कैसे चेकआउट कर सकते हो? यहाँ पर एक पेपर पीसेस कोई रखो, वो ऑसिलेट होगा, राइट? तो हुआ क्या कि अगर कहीं पर वेव होगा तो वो पूरे मीडियम को, इसमें वो वेव स्प्रेड आउट हो जाएगा, और जितनी भी उसकी स्पेसिंग होगी, उस जैसे कि मान लीजिए कि कंटेनर्स में अगर हम बात कर रहे हैं, उतने में वो स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो दैट ऑक्यूपाई लार्ज रीजन ऑफ स्पेस, है ना? आप इवन आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक बड़े से टब में वाटर फिल कीजिए और सेंटर में अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे, अगर पेपर पीसेस रखेंगे कॉर्नर पे, तो वो भी डिस्टर्ब होगा, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर सेंटर में आपने डिस्टर्ब किए, डिस्टर्ब दैट मीन्स की वेव जनरेट किए, किसी भी टब में वाटर फिल कर लीजिए और उसके सेंटर में अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, दैट मीन्स की वेव जनरेट कर रहे हैं, राइट, स्टोन ड्रॉप कीजिए, तो अगर इसके कॉर्नर पे कोई पेपर पीसेज है तो ये वेव यहाँ तक रीच करेगी, राइट? ये लाइट वेव नहीं है, ये डिस्टर्बेंस है इसका, राइट? वेव है यहाँ तक, तो ये पूरे के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इनको सारा ये जो भी कंट्राडिक्टरी जो इसमें पॉइंट्स है दोनों को, इनको रिजॉल्व करने के लिए एक तो डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस प्रोवाइड किए और दूसरा हाइजेनबर्ग ने हाइपोथेसिस प्रोवाइड किए, जिसके बेसिस पे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन 100% सही एक्सप्लेन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब जो हम लोग थ्योरी और हाइपोथेसिस डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस दैट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट मैटर वेव्स। अब यहाँ पर हम प्रीवियस वाले में बॉदर कर दूं, this contradictory state of dual nature of radiation has to be accepted if one is to be explained the results of experiment performed with radiation। ये तभी एक्सेप्ट होंगे ये एक्सपेरिमेंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं, कि अगर आपने इन दोनों को कह रहे हो कि नहीं ये सही है, तो फिर किसी एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए इनको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो और उसमें पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर को एक्सप्लेन करो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी रेडिएशंस के हम वेव नेचर को और पार्टिकल नेचर को साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, राइट? तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे कि आपने इंटरफेरेंस पढ़ रखे हैं, डिफ्रैक्शन पढ़ रखे हैं, पोलराइजेशन पढ़ रखे हैं, तो ये सारे फिनोमिना अलग से क्यों स्टडी किया गया? वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले बंदे ने क्यों नहीं स्टडी कर दिया? कॉम्पटन ने क्यों नहीं स्टडी कर लिया, है ना? तो ये सब वहां पर फेल हो जाते हैं। इसलिए अगर हमें पार्टिकल नेचर को पता करना है, तो वी हैव टू फोकस ऑन अ पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स। अगर हमें वेव नेचर को एक्सप्लेन करना है, तो वी हैव टू फोकस ऑन पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। साइमल्टेनियसली आप नहीं कह सकते कि सर हम कॉम्पटन इफेक्ट में तो हम वेव नेचर को प्रूव कर देंगे, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट 5 मिनट्स में मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो in brief, in short, what you can learn from the dual nature of matter and radiation, कि आप इसमें ध्यान रखिएगा कि हम किसी रेडिएशंस की या मैटर की साइमल्टेनियसली वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। We can only explain one nature of radiation or matter by using a particular experiment associated with that, right?
ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस देखिए जो कि मैटर वेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो डी ब्रॉगली जो कि 1942 में लुइस डी ब्रॉगली का मेन नेम है, जो कि प्रपोज किए कि दैट मैटर हैज आल्सो डुअल। जिस तरह से रेडिएशन की दो नेचर होते हैं उसी तरह से मैटर के भी दो नेचर होते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात यहाँ पर कही गई है। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पर पढ़ रहे हो कि क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी का आपका बीएससी का पेपर होगा और उसमें एक पूछ लिया कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है और उसका आंसर लिख के आ गए, 5 नंबर मिल गए और आपने बीएससी टॉप कर गए, तो इसलिए आप क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हो, राइट। इसलिए आप ऑप्टिक्स या कोई भी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो। आप जो लोग भी हैं बहुत ही सीरियस रहें, क्योंकि मैं 2 साल अभी इधर आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी टीच करना है, राइट। तो थोड़ी सी इंटरेस्ट लेकर के पढ़ो। देखो, चीजें शुरू में क्या होती हैं कि कभी कभार समझ में नहीं आती है, कोई इश्यू नहीं है। जब तक हम उसको बार बार नहीं पढ़ेंगे तब तक वो नहीं समझ में आना है, क्योंकि वो कुछ एडवांस टर्म है उसमें, राइट। तो इसलिए उस पर फोकस करके हर एक चीज को, हर एक कीवर्ड्स पे ध्यान देना है आपको, राइट। तो जिस तरह से हमने कहा कि रेडिएशन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी दो नेचर होती हैं, एक तो वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। उसी तरह से डी ब्रॉगली ने कहा कि जो मैटर है उसकी भी दो नेचर है। मैटर भी दो तरह के बिहेव कर सकती है, बिहेवियर उसके हो सकते हैं, एक तो पार्टिकल और दूसरा वेव। अब किस तरह से, अब यहाँ पर बताया गया कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट लाइक रेडिएशन, राइट, रेडिएशन की तरह से। His hypothesis about the dual nature of matter was based on the following observations. इस observations पे लुइस डी ब्रॉगली ने 1942 में कहा कि मैटर भी दो तरह के बिहेवियर रख सकता है as compared to radiation। उसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट था, दैट इज द होल यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ मैटर। कहते हैं ना, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर क्या है? जो भी हमारे सराउंडिंग्स में दिख रहा है वो मैटर है। और मैटर किस चीज से बना है? एटॉमिक सिस्टम से बना है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। द होल यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये दो मेन चीजें कि हम जो यूनिवर्स, जो भी हमें सीन हो रही है, जिस यूनिवर्स में हम लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। एक तो मैटर है जिसमें हम लोग आते हैं, हम भी, वी आर ऑल्सो मैटर बिकॉज वी हैव ऑक्युपाइड सम स्पेस एंड वॉल्यूम इन दिस यूनिवर्स, in our surroundings. That's why we are matter, and we are also observing electromagnetic radiation. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम लोग केवल एक पोर्शन ऑब्जर्व कर पाते हैं, दैट इज विजिबल रीजन, राइट। बाकी पार्ट हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, राइट। आइदर वो हाई उसकी रेंज होते हैं या फिर लो रेंज होते हैं। हमारे नेक्ड आई से उसको हम देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। The second thing is the nature love symmetry. As the radiation has dual nature, matter should also possess dual nature. हमने कहा कि इस यूनिवर्स में दो चीजें हैं। ये यूनिवर्स किस चीज से मिलकर बना है? एक तो मैटर से और दूसरा लाइट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिलकर बना है। तो हमेशा जो नेचर क्या है? एक तरह से साइंस है, साइंस को ही हम नेचर कह रहे हैं, एंड दैट साइंस लव सिमेट्री। As the radiation has dual nature, matter should also possess dual nature. तो ये कंसेप्ट था डी ब्रॉगली का। एक तो ये दो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। अगर रेडिएशन के पास ऐसी क्वालिटी है, ऐसा कुछ रूल फॉलो करता है, तो हम मैटर को भी कह सकते हैं कि इसके पास भी ऐसा नेचर हो सकता है। So according to de Broglie hypothesis, a moving material particle, example electron, proton, neutron, etc. moving material particle
देखिए पार्टिकल दैट मीन्स कि ये मोशन कर सकते हैं, हैज वेव प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इट। द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स और पायलट वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स। यहां पर आप शॉर्टकट में कह सकते हो कि एवरी मटेरियल पार्टिकल एसोसिएटेड विद अ वेव एंड दैट वेव इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव और पायलट वेव और मैटर वेव्स। देखो हर एक मैटर के इनसाइड में कोई ना कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, कोई मैटर अगर मीडियम में प्रोपेगेट कर रहा है दैट मीन्स कि उसके इनसाइड में जो पार्टिकल है वो भी मीडियम में प्रोपेगेट कर रहा है, दैट मीन्स कि एवरी मटेरियल पार्टिकल एवरी मैटर एसोसिएटेड विद वेव्स। अब आपको वेव के साथ आपको मालूम है कि उसके साथ जो बेसिक फीचर्स है दैट लाइक फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, राइट, उसकी एम्पलीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी, उसकी ये सारे पैरामीटर्स उस वेव से एसोसिएटेड हो गए, राइट। सो ये डेफिनेशन से इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज बेसिकली डी ब्रॉगली और मैटर वेव्स। किसी भी आप इमेजिन करो कि हम लोग भी मैटर वेव हैं, अगर हम मीडियम में प्रोपेगेट करते हैं, बाइक पे चलते हैं और व्हीकल्स में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मीडियम में प्रोपेगेट हो रहा है तो उसके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड होगा, राइट। दिस इज ऑल अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। इसको एक बार आप चेकआउट कीजिएगा, इसमें क्वेश्चंस होगा। आप लोग एक बार मेरे पर्सनल नंबर पे जो कि आप लोग सेव कर लीजिए, नंबर 9056439223, इवन ग्रुप में अवेलेबल है, उस पे आप पोस्ट कर दिएगा। कल को हम उसको डिस्कस करेंगे लेक्चर के शुरू में, राइट। थैंक यू एवरीवन। विद इन अ मिनट लेक्चर ओवर हो जाएगा, तो आप लोग को दोबारा कनेक्ट नहीं करना है क्योंकि कनेक्शन में ही टाइम हो जाएगा, राइट। तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोग जो रह गए हैं और वहाँ पर सिलेबस अपलोडेड है, उसको एक बार चेकआउट कीजिए, आज ये मटेरियल अपलोड हो जाएगा, राइट।